सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज पढ़ते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। द टू एटम विच हैविंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर और एटॉमिक नंबर्स आर द सेम। लेकिन प्रोटॉन की संख्या या एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज़ डिफरेंट। मास नंबर इनका क्या होता है, अलग आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 1H1 1H2 1H3 तीनों में देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1 है, लेकिन मास नंबर 1 2 3 है। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स। 17Cl35 17Cl37 एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। कार्बन 12 कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 17। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये आइसोटॉप्स के अपने पास में एग्जांपल्स होते हैं। इसी प्रकार देखिए आइसोबार्स, द एटम्स विच मास नंबर्स आर द सेम, मास नंबर समान होते हैं बट एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अलग अलग, क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गए लेकिन मास नंबर दोनों के 14 ही है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये आइसोबार्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो हालांकि अपना 10th में पढ़ा हुआ है, फिर भी देखिए कि भी अपने पास से एटम्स को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरियाँ दी गई थी। इनमें सबसे पहले आता है थॉमसन का मॉडल। देखो थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने कहा था कि जो एटम्स है उस एक सर्कुलर पाथ के रूप में रहते हैं और पूरा कंप्लीट पार्ट जो होता है एटम का वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं। हालांकि ये थ्योरी अब मान्य नहीं है, एक पुरानी जो थ्योरी है उससे पुरानी थ्योरी के हिसाब से ही अपने पास बात होती है। इसलिए आज के समय में इस थ्योरी का कोई संबंध नहीं है, उन्हें कोई मतलब है, क्योंकि ये थ्योरी कभी की फेल हो गई थी। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं रदरफोर्ड का मॉडल, जो भी अपना पढ़ा हुआ है 10th में। रदरफोर्ड ने क्या किया, देखो रदरफोर्ड का इस जो पॉइंट्स पढ़ा रखे हैं इनको आप अच्छे से पढ़ना। इसका सार यही है कि जो रदरफोर्ड थे उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे और अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो गोल्ड फॉल थे उसमें से गुजारा था। तो जब उसने गुजारा तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना कोई डिस्ट्रैक्ट हुए, कोई प्रकार का डेविएशन हुए अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे के ऐसे सीधे निकल गए थे। केवल एक अल्फ़ा पार्टिकल 20,000 कणों में से केवल एक अल्फ़ा कण ऐसा था जो अपने पास में न्यूक्लियस जो था उस न्यूक्लियस के जस्ट टकरा के वापस उसी तरफ से आया था जहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजरे थे। ठीक है ना, इसलिए ये जो अपने पास में जो दोनों चीज़ें पड़ी है उसमें से एक बात ज़रूर निकल के आ गई है कि न्यूक्लियस जो है वह सबसे ज़्यादा कंडेंस पार्टिकल होता है किसी भी प्रकार के एटम का, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, जिसको किसने बताया था, नील्स बोर ने उसके बारे में अपने को बताया था। तो ये जो दो थ्योरियाँ हैं ये अपने पास काम की हैं। आगे पढ़ते हैं अपन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए एक सिंपल जो रेडिएशन होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। इट मीन्स दैट इन ए रेडिएशन, एक रेडिएशन में वी कैन अप्लाई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेव नेचर कैसा होता है। देखिए ये देखिए ये इसका वेव नेचर इस प्रकार से। तो मैक्सवेल टेल्स दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव द वेव नेचर। मैक्सवेल ने बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसकी नेचर वेव की प्रकृति की होती है, जिसमें वेव लाइट होती है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ उपस्थित होती है। इसलिए मैक्सवेल के अकॉर्डिंग सी बराबर न्यू लैम्डा, ये इस प्रकार से न्यू और लैम्डा। न्यू अपने पास इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है और लैम्डा अपने पास में इसकी वेवलेंथ होती है, जो किसी प्रकार की जो रेडिएशंस है उसमें पाया जाता है ये। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। ये बात देखिए कि द पार्टिकल्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सप्लेन बाय प्लांक। तो प्लांक ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर बताई थी और जो अपने पास में
मैक्सवेल थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो नेचर थी वो अपने नेचर बताई थी, इसकी वेव नेचर बताई थी, ठीक है ना। तो पार्टिकल नेचर क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लांक के अनुसार एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन द वेव, एनर्जी जो वेव में उपस्थित है, इज कम फ्रॉम द सन, जो सन से आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स, और छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, विच इज़ कॉल्ड द क्वांटा, जिसे हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। क्वांटा में एनर्जी होती है तो ई प्रोपोर्शन हो गया किसके, फ्रीक्वेंसी न्यू के, ई बराबर एच न्यू। एच होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान अपने को याद करना पड़ेगा 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल पर केल्विन पर मोल, ताकि अपने आगे न्यूमेरिकल्स को आप लोग सोल्व कर सको, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी अपन पढ़ सकते हैं, एक टॉपिक और अपने पास में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसकी नेचर ड्यूअल है। मतलब ड्यूअल का मतलब ये हो गया कि वो पार्टिकल्स के रूप में भी बिहेव करती है और वो वेव के रूप में भी व्यवहार या बिहेव अपने पास में करती हैं। तो इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, ये आइंस्टीन का जो सिद्धांत है, और प्लांक ने दिया था ई बराबर एच न्यू। दोनों को अगर अपन जोड़ लें तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर आ जाएगा, और हम जानते हैं सी बराबर न्यू लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो ये एच न्यू की जगह एच सी अपॉन लैम्डा एम सी स्क्वायर आ गया, सी से सी एक कैंसिल हो गया तो एच अपॉन लैम्डा बराबर एम सी आ गया, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी और लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। मतलब सी जो अपने पास है, सी क्या है, सी एक प्रकार का नेचर जो स्पीड है लाइट की वो है, तो स्पीड को अपन वी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो लैम्डा का मान एच अपॉन एम बी के बराबर आ गया। हम जानते हैं एम बी बराबर पी के बराबर होता है मोमेंटम, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ये अपने पास में डी ब्रोगली के द्वारा बताई गई ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की इक्वेशन है, जो अपने को याद रखनी है, क्योंकि इससे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।